अगर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को समझना है तो सबसे पहले मतलब बुद्ध के सामान्य नियम वो किस तरह से सामान्य आदमियों के साथ जुड़ते हैं, किस तरह से सामान्य आदमियों से वो मिलकर एक इतना बड़ा, मैं इसको एम्पायर ही कहूंगा, बुद्ध का साम्राज्य जो ये खड़ा हुआ वो किस तरह से छोटे छोटे चीजों से वो बना। तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा एक प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। ये गांधार की सबसे पहली बुद्ध की प्राप्त मूर्ति है। ये चल नहीं रहा क्या? इट्स नॉट वर्किंग। हाँ हाँ। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन सबसे पहले क्या है कि वो बहुत ज्यादा लोगों से, आम आम जनता से बहुत जुड़ा हुआ है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की शुरुआत, बुद्ध की शुरुआत सबसे पहली उद्भव ही इसी प्रकार है कि वो देखते हैं चारों तरफ अपने आसपास के लोगों को और फिर वो उनसे कुछ सीखते हैं और एक नए एक नए विचार को उनके दिमाग में उत्पन्न होता है। उनके मन में ये आता है कि ये क्यों अलग है, इस अलगपन को मुझे मिटाना है। तो वो कुछ ऐसे नियम देते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि जो हमारा पैरेलल ब्राह्मणिज्म खड़ा है उसको किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से उसको एक आम जनता में उसका विकास किया जाए। वो संस्कृत अच्छी जानते थे, वो शास्त्रों को अच्छा जानते थे। तो उस उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अपनी लैंग्वेज, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को जन भाषा में करना है, जन भाषा में करना है। पाली में उन्होंने अपने प्रवचन जो वचन है वो शुरू किए। और सबसे अच्छी बात इस धर्म की ये हुई कि ये बहुत फ्लेक्सिबल रहा। उसने आडंबरों को नहीं माना, उसने बहुत बड़े एक आडंबर को खड़ा नहीं किया। आपको जैसा करना है आप कर लो। एक बार बुद्धा से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो मौन रहते हैं। मौन रहते हैं तो इसका मतलब उनको आंसर पता है नहीं पता है ये नहीं है। वो कह रहे कि तुम करो, अगर तुमको लगता है कि ये सत्य है तो ठीक है, अगर तुमको लगता है कि ये असत्य है तो भी ठीक है, पहले करने वाले तो बनो। सो दैट वाज देयर आइडिया। सो फ्लेक्सिबिलिटी, जब जैसे बुद्धिज्म जहां जहां भी गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां जहां भी गया तो वहां के नियमों के साथ वो पला बढ़ा। ऐसा नहीं है कि नहीं हमने ये कह दिया यही मानेंगे। जब ये चाइना में गया, मैं दोनों तरफ से देख रहा हूँ, जैसे चाइना से यहाँ और यहाँ से चाइना, इन दोनों चीजों को मैं एक साथ साथ अपने पेपर में ले रहा हूँ। तो कुछ चीजें मैं आगे आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से चाइनीज आर्ट का बुद्धिज्म पे प्रभाव पड़ा, और बुद्धिज्म मतलब जो इंडिया का बुद्धिज्म था वो किस तरह से वहां पर जाकर वहां की चीजों में फैल गया। ये आपको सबको पता है, आप बहुत लोगों को पता होगा कि तीन त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक बेसिकली इसीलिए बोला जाता था कि जो बुद्ध के वचन थे, बुद्ध की समाप्ति के बाद, उनके परिनिब्बाण के बाद तो उनके कथाएं शुरू हुई। फिर प्रथम संगीति होती है, द्वितीय संगीति होती है, तो उनका लिटरेचर इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उनको सामान्य पुस्तक रूप में रखना बहुत मुश्किल हो गया। तो उन्होंने एक बक्से का निर्माण किया, उस बक्से में उसको रखा, इसलिए त्रिपिटक उसका उसका नाम पड़ा। पिटक, पिटक मतलब कि एक संदूक, एक बॉक्स। और वो एक पिटक में भी नहीं आया, एक डिब्बे में भी नहीं आया, उसके लिए तीन तीन डिब्बे लगे, तीन तीन बॉक्सेस लगे। तो उनके अब उसको सब्जेक्ट वाइज उनके चीजों उनको अलग अलग कर दिया। जैसे विनय पिटक है, बौद्ध भिक्षु को कैसे रहना चाहिए, उसकी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, उनके किस तरह से वो अपने जीवन में वर्त सकते हैं, बहुत सारे नियम कानून, वो विनय पिटक में आ गए। सुत्त पिटक में उनके धर्म के सिद्धांत सब चीजें आ गई। अभिधम पिटक भी इस तरह की ही चीजों से, जैसे जातक कथाएं इसमें आ गई, बहुत सारी चीजें जो बची हुई उसमें आ गई। इसका ही जैसे एक धम्म पद, एक जैसे हमारे हिंदुइज्म में गीता है, उसी तरह से अभिधम पिटक का सबसे छोटा पार्ट है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय का सबसे छोटा पार्ट है जिसको बोलते हैं धम्म पद। तो वो जिस तरह से यहाँ है उसी तरह से बुद्धिज्म में भी, हिंदुइज्म में और बुद्धिज्म दोनों पैरेलल चल रहे हैं।
तो धम्मपद के हर एक सूत्र बहुत ज्यादा मतलब मान्य है, उनको सर्व शिरोधार्य बोलते हैं। अच्छा, एक सेकेंड। हम्म। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इन त्रिपिटकों में सूत्रों के साथ साथ, सिद्धांतों के साथ साथ बहुत सारी चीजें आती है। जैसे भाई सोशल सिस्टम कैसे, इकोनॉमी कैसे करना है, पॉलिटी कैसे करना है। तो जगह जगह पर विषयानुसार उन्होंने बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में इनकी बात की है। विनय पिटक में और जैसे महावग में शूज के बारे में, सीट के बारे में बहुत सारी चीजें, आपको मेडिसिन, क्लोथ, किस तरह का क्लोथ यूज करना है, कितना खाना है, किस टाइम खाना है, और बच जाएगा तो उसका क्या करना, मतलब एक एक चीज, दिनचर्या की एक एक चीज को वेल डिफाइन किया है। चुलवग में जैसे आता है कि अम, जैसे वोटिंग सिस्टम है उनका, वोटिंग सिस्टम में उनका आज के वोटिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग वोटिंग सिस्टम है। वहां पर जैसे अगर उनका कोई नेता या कोई अधिकारी बनाया जा रहा है, तो उसमें उसको सीधा नहीं, उसको ये ग्रंथ पार करना है, इस ग्रंथ पे आ जाएगा, फिर उनके बीच में चुनाव होगा, फिर उनके मतलब ऊपर वाले का, बीच वाले का और सबसे नीचे वाले का समान वोट नहीं है। उनका अलग अलग वोटिंग सिस्टम है, उनके वोट की वैल्यू अलग अलग है। एक शलाका होती थी, तो शलाका से अपना वोट दिया जाता था। और कोई भी चीज, कोई भी बात करनी है, कोई भी एक नया नियम पारित करना है, तो उसको 3 बार, कम से कम 3 बार रिव्यू किया जाता था। तो ये उनका सिस्टम है। एक जैसे लिच्छवी गणराज्य, एक रिपब्लिक हुआ, तो उसमें भी सेम सेम उन्होंने उधर से ही इधर या इधर से उधर, जो भी कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे को समर्थन करते हैं, वहां पर भी और यहाँ पर भी। सबसे मूल बुद्धिस्ट के जो नियम है, अहिंसा, डू नॉट हार्म, एट फोल्ड पाथ जो है, एवरीवन इज इक्वल, ये सब जानते हैं, ये सब सिंपल है। वन शुड प्रिजर्व द मदर नेचर, ये उनका सबसे बहुत बड़ा एक सिद्धांत है। जहां पर भी उन्होंने अपने संघ निकाय बनाए, जितने भी संघ निकाय बनाए, वो प्रकृति को देखते हुए बनाए। उन्होंने कोई नष्ट नहीं किया किसी चीज को, उनके साथ साथ वो पले बढ़े। तो जैसे भारत में ये चीज आगे मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा जब ट्री का टाइम आएगा। तो जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, दोनों के दोनों नदी के किनारे, आसपास वन विहार, बहुत ज्यादा आपको उनके रिमेन्स आज भी मिल जाएंगे। चाइनीज ट्रेवलर्स की बात करते हैं हम। पाहियान, पाहियान पहले विजिटर है चाइना के। इससे पहले बहुत लोग आए, बट पंजाब से नीचे कोई नहीं आया। पंजाब से मतलब क्योंकि वेस्ट चाइना से आते थे, गांधार, तक्षशिला, इधर से होते हुए कुछ पंजाब के एरिया तक आए और फिर वापस चले गए। बट फाहियान पहले हैं, जो कि वो पूरा का पूरा, आगे मैंने इसको दिया है, इनका पॉइंटर कैसे होगा, हाँ, ये यहाँ से शुरू हुए और पूरे श्रीलंका होते हुए पूरे उन्होंने एक सर्कल पार किया। वो विक्रमादित्य के टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको बोला जाता है। लुम्बिनी, उनका लुम्बिनी का बहुत अच्छा वर्णन उन्होंने किया है। और उनकी मेन बात जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, उनका विनय पिटक, क्या हुआ, वे जब चाइना में थे तो बहुत सारी अलग अलग कथाएं शुरू हो गई। तो उनके मन में बचपन से ये प्रश्न आता था कि वास्तविक कथाएं हैं क्या, मुझे वो जानना है। इसलिए वो इंडिया की ट्रैवल किया। पाटलिपुत्र, गांधार, जातक कथाएं, ये सब का उन्होंने बहुत बहुत अच्छा वर्णन किया है। और आपको दंत कथाओं के मैं बताता हूँ कि पुराने उदाहरण, जैसे हमारे यहाँ फोकलोर्स में चलते हैं ना, कि वहां गया मैं, वो मैंने ये जादू देखा, वो जादू देखा, तो वो उन्होंने पूरा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है उसको, जैसे जैसे देखा। फिर हिंसांग है, ये ये मतलब दिया हुआ है उनका सारा। उनका जो हिंसान का सबसे अच्छा काम जो मुझे इसमें लगा, ये नामकरण एरिया, जो भारतवर्ष क्या चीज है, सबसे पहला वर्णन, भारत किसको बोलते हैं, उनका नामकरण कैसे हुआ, एरिया, मतलब
ह्वेनसांग की बहुत अच्छा बड़ा उनका ट्रैवलॉग है। उसके उसमें वो जब से शुरू होते हैं और जहाँ एंड करते हैं, एक एक चीज को बहुत डीपली लिखते हैं, बहुत डीपली। सिटीज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन सी ईंटें लगनी चाहिए, किस मिट्टी की का यूज होना चाहिए, कहाँ पर कौन सी मिट्टी यूज हो रही है, आसन, क्लोथ, गद्दे, गद्दे के अंदर क्या भरा जाता है। मतलब आप देखेंगे फाहियान जब भी चलते हैं तो वो हमेशा कंपैरिजन करते हैं, हमेशा। हमारे यहाँ चीन में तो ऐसा होता है और यहाँ इंडिया में ऐसा होता है। हमारे चीन में गद्दे इससे चीज से भरे जाते हैं, तो यहाँ पर इस चीज से भरे जाते हैं। तो वो एक हर एक को लिखते 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 बहुत इनका भी। अच्छा, एक छूट गया शायद। हाँ, इनका भी मैंने ये वर्णन दिया। देखिए यहाँ से शुरू होकर किस तरह बार बार वो उधर पूरे लास्ट तक जाते हैं, और ये पहाड़ी रास्ते नेपाल से होते हैं, फिर दोबारा ऊपर चले जाते हैं लास्ट से यहाँ से। इनमें इन तीनों में मुझे जो पर्सनली जो मुझे पसंद आया वो ये है इत्सिंग। इत्सिंग क्या कर रहे हैं, इत्सिंग कोई बड़ी चीजें नहीं लिख रहे हैं। वो सिर्फ ये लिख रहे हैं कि साफ सफाई कैसे इंडिया में, किस तरह के लोग बसते हैं। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये इनका जहाँ जहाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ से शुरू हुए और ये पूरा एक चक्कर काटते हुए, पहले थे जो समुद्री रास्ते, मतलब पहले भी गए हैं, बट समुद्री रास्ते को उन्होंने पूरा अच्छे ढंग से पार किया। डे टू डे लाइफ क्या होनी चाहिए, उनके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि लाइफ क्या है, किस तरह से जीना है। इस चीज के ऊपर उन्होंने बात किया है बस। दातुन, मतलब छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजों को डिटेल से बताया। एक टाइम खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, बच जाए तो उसका क्या करना है, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। क्लोथ के बारे में बहुत अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे चाइना में रेशम का वस्त्र यूज होता है, तो जो पानी छानते हैं तो उसमें कीड़े फिर भी रह जाते हैं। बट इंडिया में वो कपड़े के ऊपर मांड, जो चावल का बनता है ना, चावल का जो बच जाता है मांड, उसको लगा देते हैं, तो उससे बहुत छोटे छोटे कीटाणु भी पानी के अंदर नहीं जा पाते। और हर रोज सुबह वो बताते हैं कि संघ के जो बड़े नेता थे, वो बड़े अधिकारी थे, वो पानी जाकर देखते थे अपनी आंख से कि इसके अंदर कीड़े तो नहीं हो गए हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट की, मतलब ऐसा भी कोई ट्रैवलॉग लिख सकता है। सो दिस वाज थिंग। बुद्धिज्म में ट्रीज जो हैं आपको बहुत ज्यादा वास्ट मिलेंगी। मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया, शायद समय के अनुसार मैं पूरा पढ़ ना पाऊँ। जब भी जैसे बुद्ध जहाँ जाते हैं वहां पर उनको आम का पेड़ बहुत पसंद है। वो जब भी सोएंगे आम के पेड़ के ऊपर के नीचे, या आसपास के बहुत सारे मेन मेन ट्रीज है उनके उनके नीचे सोते हैं। लिटरेचर उनका पूरा भरा हुआ है, कौन सा वन कहाँ था, कहाँ किस तरह से बुद्ध इस वन में क्या किया, उस वन में क्या किया। तो ये आपको बहुत सारे गार्डनिंग के जो वन, जो संघ बनाए, उनके संघों में कम से कम ये वृक्ष होने चाहिए। मैन मेड वन भी आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। जब आप जातक कथाएं पढ़ेंगे या मतलब विनय पिटक पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनमें मैन मेड वन की कितना इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जहां पर भी आप रह रहे हैं वहाँ फलदार वृक्ष नहीं होंगे, तो आप कैसे उसको मतलब वहां पर रह सकते हैं। मतलब फल तो चाहिए, एक टाइम फल खाना है, एक ही टाइम खाना है, फल खाना है, तो फलों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि पाली त्रिपिटक में बहुत सारे महावन का वर्णन है, केतकी वन का वर्णन है, कपिलवस्तु के वैशाली में, लुम्बिनी में, बहुत हर जगह एक बड़े बड़े वनों का, जहां जहां जो जो चीज ज्यादा होती थी वो वर्णन वहां पर मिलता है। एक ट्री जो कि मुझे बहुत ज्यादा पूरे वनों में बहुत ज्यादा मतलब पास लगा, जो कि सब ट्रैवलॉग्स लिख रहे हैं जिसके बारे में, और जो चाइना में इंडिया से गया है, इंडिया की देन मानते हैं, क्योंकि वहां पहले वैसा नहीं था। ये विलो ट्री, जिसको हमारे आम भाषा में बेद का पेड़ बोलते हैं, बेद का पेड़। तो उसके वर्णन जो है वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। जैसे आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसको, शायद आप देख पा रहे होंगे ये। sorry,
यहाँ पर ये देखिए, ये बेर के पेड़ की दातुन करते हैं। ये यहाँ पर ये जो चीज है वो विलो ट्री ही है। ऐसा चाइना के लिटरेचर में लिखा हुआ है कि हर बार खाने के बाद दातुन करना है, दांतों को साफ करना है। तो और इस ट्री को बुद्ध ने सजेस्ट किया था कि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज के कारण, अगर आपको कोई जहर भी खिला देता है तो इससे, इसका रस पीने से या इसकी चीजों को मतलब कुछ मिला के मेडिसिनल वैल्यू करके आप जहर को भी खत्म कर सकते हो। तो ये चीज बहुत मुझे अच्छी लगी यहाँ पर। इधर भी आप देखेंगे ये विलो ट्री है, और ये हाथ में ये भी विलो ट्री का ही भाग है। आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात कर लेते हैं कि क्योंकि टेक्स्ट भी हमारा साथ साथ चल रहा है। जो भी रास्ता, मतलब मैं बोलता हूँ कि सिल्क रूट सिर्फ वाणिज्य का केंद्र नहीं है, ये विचारों का केंद्र भी है। यहाँ से विचार भी जा रहे हैं, बुक्स जा रही हैं, उधर से ट्रांसलेट हो रही हैं। और अब तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बुक्स जो इंडिया में लुप्त हो गई हैं, हमको चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। चाइनीज सीखकर, तिब्बतियन सीखकर, ओल्ड चाइनीज सीखकर उसको दोबारा से ट्रांसलेट करने की अब जरूरत हो गई है। जैसे मैं स्पीति गया हूँ, लाहौर, ले, सब जगह मोनेस्ट्रीज में मैं घूमा हूँ। वहां पर बहुत सारी ऐसी तिब्बतियन की मैन्युस्क्रिप्ट जो जब वो वहां से निकले तो लेके आए, तो वो अब नहीं जानते हैं उसको। तो शायद मतलब मैं भी ऐसे तिब्बतियन सीख रहा हूँ अभी, शायद इन भविष्य में मैं इतना कैपेबल हो जाऊं कि कुछ पढ़ पाऊँ। वही इतना ही मैं कहता हूँ। नेम एंड चेंज, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जैसे बहुत चेंज हो गई है। जैसे लिंग्विस्टिक के आप हैं, आप इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते होंगे। जैसे मैं मूलतः पंजाबी हूँ, तो हमारे यहाँ संस्कृत का वर्ड है गुडुची, हम बोलते हैं गुडुच, गुडुच बोलते हैं। तो मतलब हालांकि हिंदी में गिलोय बोलते हैं, जो कि गुडुची से बहुत दूर निकल गया है। लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारे शब्द आज भी मिल जाएंगे आयुर्वेद के, क्योंकि आयुर्वेद के साथ जब वहां गया तो यही दिक्कत हुई कि शब्द बहुत ज्यादा चेंज हो गए, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज ऑब्वियसली, अब संस्कृत के वर्ड सीधे नहीं लिखे गए, वो अपनी भाषा में लिखे गए। तो उनको लाना है तो इसी इसी मार्ग से वापस लाना होगा। आयुर्वेद में भी बोलते हैं, जब सुश्रुत संहिता आप पढ़ेंगे तो पहले अध्याय में, पहले अध्याय के पहले पाद में बोलते हैं कि किस तरह से आयुर्वेद को समझा जाए। किस, अच्छा अच्छा, क्योंकि बहुत सारी औषधियां अनंत है। औषधियों को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो गवाले हैं या जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उनसे पूछिए कि उनको बहुत ज्यादा पता है। जैसे मेरी परदादी से मैं बहुत बात करता था कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में, पुरानी सिंधी लैंग्वेज में उसको बताती थी कि इसको साढ़े यहाँ ये बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो वो संस्कृत के अब मुझे बहुत ज्यादा पास लगता है रादर देन हिंदी के। पुरानी प्राचीन सिंध जो भाषा है, पंजाबी भाषा है, वो मुझे संस्कृत के बहुत ज्यादा पास लगती है, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ा हूँ पूरे उसमें। तो वो चीजें अभी करनी बाकी हैं, देखने। ये पार्ट है, ये मेरा सबसे अच्छा पार्ट है, बुद्धिज्म कैसे चाइनीज ट्रेडिशन में मिक्स हुआ है। देखिए, एक एक अवतार है अवलोकितेश्वर, बुद्ध के बाद आते हैं। कुछ लोग बुद्ध का अवतार भी मानते हैं, इसमें अलग अलग बातें हैं। 5th सेंचुरी में इंडिया में या तो अवलोकितेश्वर को इस रूप में दिखाया गया है, या बुद्ध के अन्य रूपों के साथ दिखाया गया है। बट जैसे जैसे अगली सेंचुरी आती है तो उनकी आकृति में थोड़ा सा चेंज आता है। वो अब थोड़ी भाव भंगिमा के साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। थोड़ा सा भंगिमा, वक्रता, ये थोड़ी सी उनके अंदर आ गई, क्योंकि इसके पीछे एक छोटा सा इनका कारण है। अवलोकितेश्वर को करुणा का अवतार माना जाता है। करुणा का अवतार क्या है? उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जब तक सब लोगों का निर्वाण नहीं हो जाता तब तक मैं निर्वाण पे नहीं जाऊंगा, सब लोगों का उद्धार करके ही जाऊंगा। और ऐसे ऐसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में और चाइनीज ट्रेडिशन दोनों में बोला जाता है, जब कोई दुखी होगा तो अवलोकितेश्वर वहां आएंगे और उनका उद्धार करेंगे। तो उनका ऐसा बॉडी, मस्कुलर बॉडी नहीं है, वो करुणा की देव है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर एक तरफ ये दिल्ली म्यूजियम का चित्र है, ये वाला,
और ये चाइना के हैं दोनों। इन दोनों में आप 5वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में एक समानता देख सकते हैं। उनकी उनके टोपी, उनका कपड़ा एक जैसा देख सकते हैं। बट इससे आगे जब हम चलेंगे, ये देखिए, ये भी अविलोकितेश्वर का ही अवतार है। ये आदमी कम और फेमिनाइन बॉडी उनकी थोड़ी ज्यादा दिख रही है। जब बुद्धिज्म गया उससे पहले क्या था, कन्फ्यूशियस था। कन्फ्यूशियस में बोला जाता है कि आपको आपके पिता से जो या माता से जो मिला है, आपको उसको वैसे ही रखना है। इसलिए लोग दाढ़ी और मूछ नहीं कटाते थे और ना ही आभूषण पहनते थे। उनको कन्फ्यूशियस में बिल्कुल मना है कि कान को छेदना नहीं है। पिता से जो मिला, पिता इंटैक्ट वैसा ही रखना है। लेकिन जब बुद्धिज्म गया, बुद्ध के कान भी इतने लंबे लंबे हैं क्योंकि सोना पहनने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कान में, हाथ में, पूरा का पूरा हर जगह से आपको, मतलब उनकी कलाकृति के अंदर चेंज आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद और उससे पहले दोनों की दोनों कलाकृतियां हैं, उनमें एकदम से जैसे अविलोकितेश्वर के शुरुआत है, वहां से आपको एक बहुत बड़ा चेंज उनकी आर्ट में देखने को मिलता है। ये बहुत सारे काम हैं जो कि अभी किए जाने चाहिए। आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं। मेरा मेरा तो ये विषय भी ज़्यादा नहीं है। मैं इतना हमेशा कहता हूँ, पाणिनि एक वाक्य बोलते हैं, परः सन्निकर्षः संहिता। हमको जो अलग अलग चीजें हैं, शायद उनको बहुत पास में देखने की जरूरत है। संहिता बनाने के लिए संहिता बनाने के लिए वो गैप को फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम ने सुप्रिया मैम ने मेरे से पहले लेक्चर में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा चर्चा की है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पीएम का प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, म्यूजियम, बुद्ध का म्यूजियम बनाना है। मैं खुद का ये मानना है कि एक एक ऐसा कॉरिडोर जो चाइना के लोग जहाँ से आए, वहाँ वहाँ एक तीर्थ या उसको उस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए, ताकि हम चाइना कुछ कुछ चीज़ें देखने जाते हैं, चाइना वाले भी इधर आए, उनके यात्री जो जहाँ जहाँ घूम के गए वो भी इस तरह से डेवलप किए जाएं ताकि उससे भी हम कुछ मनी अर्न कर सके। सबसे अंतिम में आगे भी राहुल सांकृत्यायन, जिनको इसका गुरु माना जाता है। सबसे बड़ी बुक घुमक्कड़ साधु, घुमक्कड़ संत, इनका बहुत बड़े, ये यहाँ से रशिया तक पैदल गए, इंडिया की 3-4 बार उन्होंने यात्रा की है। उनका हमेशा ये मानना था, हमेशा ये मानना था कि किसी भी विधा को एक तरह से देखना उचित नहीं है। हर विधाओं को, बहुत सारी विधाओं को जब हम मिलाकर देखते हैं तब हमको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार किया, बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए सिंघल गए, वहां से भी पूरा समझ में नहीं आया तो तिब्बत गए। अब वहाँ इलीगल था तो वहाँ एक लड़की से शादी की ताकि वो वहाँ रह सके। तो और फिर बुद्धिज्म सीखा, तिब्बतियन सीखी, बुद्धिज्म सीखा। तो उनका सिर्फ हमेशा यही मानना था कि हर एक चीजों को, कुछ चीजों को मिलाकर देखो तो एक नया चीज आपको समझ में आएगा। और अंत में, न चैष धर्मो वन एव सिद्धः पुरेपि सिद्धिर नियति नियता यतीनाम बुद्धिश्च यत्नश्च निमित्तमत्र वनम च लिंगम च भीरु चिन्हम। ये जो धर्म है, इसके लिए आपको कोई आडंबर नहीं करना, कोई कहीं जाना नहीं। आप जहां हैं, जैसे हैं, आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ये कह के मैं अपनी बात को विराम। बस।